चलिए आज एक एमसीक्यू पर हम डिस्कशन करेंगे। जिस एमसीक्यू पे की गई डिस्कशन के बाद आपको ये क्लियर होगा, फर्स्ट कि एमसीक्यू को रीड करते समय किन बातों का ख्याल रखना है। दूसरा, एनसीईआरटी की बुक्स की नॉलेज कितनी कंक्लूसिव नेचर की होती है, उसे कितनी केयरफुली रीड करने की ज़रूरत है, जबकि उसमें कंटेंट बहुत रिच और बड़े अमाउंट में होता है, साइज़ में वो छोटी होती हैं। और तीसरा, आपको समझ आएगा कि क्यों हम अक्सर जब एग्ज़ाम दे करके आते हैं तो आंसर कीज़ के बाद हमारा स्कोर कुछ और बनता है, बट फिर हम सरप्राइज़ हो जाते हैं जब यूपीएससी का रिपोर्ट कार्ड आता है हमारे घर पे और फिर बाद में वो आंसर की रिलीज़ करते हैं। इस सेशन की नौबत क्यों आया पहले वो बता दें। अभी थोड़े दिन पहले जिन स्टूडेंट्स ने 2023 का यूपीएससी प्रीलिम दिया था, हमारे उन स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट ने ये कहा कि सर मेरा रिपोर्ट कार्ड आया है, उसमें स्कोर काफ़ी कम आ गया, जिसका कंपैरिजन बन ही नहीं रहा उस स्कोर से जो स्कोर मैंने एग्ज़ाम के बाद इंडिया के माने हुए 4-5 आंसर की से कंपेयर किया था। तो मेरा तब स्कोर काफ़ी बन रहा था, वो इतना गिर गया। सर इसको चैलेंज करने का क्या तरीका है, मुझे डाउट है। मैंने उन्हें बताया कि आप वेट करिए, आंसर की भी आ जाएगी और तब आपको सब क्लियर हो जाएगा यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की आने के बाद। पर फिलहाल यूपीएससी की इंटीग्रिटी पे डाउट नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि इंस्टीट्यूट के आंसर कीज़ में भी फेयर हों, कमियां रह गई हों। इसलिए हम अपने जितने भी आज दिन तक एग्ज़ाम एनालिसिस के सेशन लाते रहे हैं, या हमने जब भी हमारी क्लास में हम फिज़िकली मेन जब क्लास रन करते हैं, हमारा मेन स्टे वही है, स्टूडेंट को यही समझाते रहे हैं कि आप पेपर देने गए हैं, इसका मतलब आप पढ़ाई की आपने बहुत, आपने ओरिजिनल कंटेंट फॉलो किया है, यानी कि ऑथर्स पढ़े, एनसीईआरटीज़ पढ़ी। तो मेरा जोर हमेशा इस बात पर होता है कि जब आप वापस आते हैं, आप 4-5-6 दिन लीजिए, इनफैक्ट आप अपनी खुद की आंसर की बनाइए। सभी स्टूडेंट जो यहाँ बैठे हैं, हमेशा से जब से हमारा इंस्टीट्यूट एग्जिस्टेंस में आया है, हम इसी बात पे एम्फसाइज़ करते आए हैं, आप अपनी आंसर की बनाइए। आप अपनी बुक्स को इकट्ठा करिए, उसको रेफ़र करिए, सारा उसे देखने के बाद इंटरनेट पे कंटेंट को रेफ़र करिए, ना कि किसी आंसर की को। इन कंटेंट को रेफ़र कर लीजिए, कंटेंट ढूंढ लीजिए उसके रिलेटेड, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, फिनोमेनाज आपको आते हैं, कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं, आप तुरंत बात को समझ जाओगे। और इन सब के बाद हम बैठे हैं, आप हमारे पास आइए, कोई क्वेश्चन इशू देता है, हम उसकी आंसर की आपको तैयार करके देंगे। तो ये हम प्रैक्टिस हमेशा से प्रमोट करते आए हैं। क्यों करते आए हैं, उसका रीज़न भी आपको समझ में आएगा। देखिए, एक क्वेश्चन है जो अभी अभी यूपीएससी 2023 की प्रिलिमिनरी की आंसर की आने के बाद बहुत ज़्यादा क्योस और कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। वो है सेट सी में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 64। ये क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। मैंने सब्जेक्ट ब्रांच एक्सप्लेन बता दिया इसका। अब हम जरा क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 1 क्या है? स्टेटमेंट 1 कहती है कि द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर। कि ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है वो समर्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू विंटर्स। ये है स्टेटमेंट 1। दूसरी है स्टेटमेंट 2। वो कहती है द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ मोर देन दैट ऑफ लैंड। जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है वो ज़्यादा होती है लैंड सरफेस के मुकाबले। ये दो स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं। इनको सॉल्व कैसे करना है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी होती है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए कहता है बोथ आर करेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक सही है स्टेटमेंट या 2 सही है और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए आप इसमें बिकॉज लगाया करो, वो हल कर देता है। जैसे कि द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशियन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर बिकॉज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सरफेस। अगर ये कॉन्सेप्ट वाइज कोहेसिव मैनर में एक साथ जा रहा है तो वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अदरवाइज नहीं। ओके, तो ऑप्शन ए ये था कि ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं और स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन बी है बोथ आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली तो करेक्ट हैं, बट स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये ऑप्शन बी था। ऑप्शन सी क्या था, स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, यानी कि पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 जो है ये इनकरेक्ट है। और ऑप्शन डी क्या था, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, ये स्टेटमेंट 2 करेक्ट है।
तो इस तरह से 4 ऑप्शन थे आपके पास। अमूमन अब जब हम इसको इंटरनेट पर खोलते हैं, अभी अगर आप इसे खोलेंगे, स्टूडेंट ने जब हमें ये क्वेश्चन रेफ़र किया तो इसको खोलने पर क्या मिलता है मैं आपको बताता हूँ। जब हम इसको इंटरनेट में खोलते हैं तो वो इस तरह से ओपन होता है, अलग अलग। अब तो वैसे कईयों ने उठा भी लिया है, हटा भी लिया है। रात तक बहुत ज़्यादा थे जिनका आंसर की ओरिजिनल बोल रही थी, चल रही थी, लेकिन फिर भी सपोज़ कीजिए हमने ये खोल लिया। बस तेज़ हैं सारे, बहुत फुर्ती से काम करते हैं। चलिए, हमने एक वेबसाइट खोली, ये एजुकेमी है। अब उनका कहना ये है कि जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी को करेक्ट आंसर बता रहे हैं, ऑप्शन बी को, कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो स्टेटमेंट 2 है वो स्टेटमेंट 1 की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये एक वेबसाइट बता रही है। चलिए हम और भी खोल लेते हैं। ये खुल गया एक और, ये है टेस्टबुक.com। टेस्टबुक.com बता रही है कि ऑप्शन 1 यानी कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। तो टेस्टबुक.com ये कह रहा है कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, हम आगे चलते हैं और हमने खोल लिया, ये लीजिए, ये आंसर कहाँ है। ये है वेबसाइट है upscsociology.in। ये बता रहे हैं अगेन कि ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ये देखिए, ये आंसर है, करेक्ट आंसर इज़ बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर 1। आप तमाम सारे खोल लीजिए, जितने भी आप खोलते जाएंगे आपको यही मिलेगा कि भाई हाँ, स्टेटमेंट ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, जितनी वेबसाइट खोलेंगे। अब हुआ ये कि एग्ज़ाम देने के बाद उन स्टूडेंट ने भी इसी तरह से 3-4 वेबसाइट्स रेफ़र की होंगी, आंसर की रेफ़र की होंगी, उस हिसाब से अपना एक स्कोर बना लिया होगा, और बाद में अब जा कर के यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की आ गई। ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर है वो स्टेटमेंट डी है। स्टेटमेंट डी आंसर है, मतलब कि ऑप्शन डी आंसर है, वो क्या है कि स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। तो फिर उस हिसाब से ऑप्शन डी इज आंसर, कि स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ये ऑफिशियल आंसर की कह रही है, और मेजॉरिटी सारी बाकी आंसर कीज जो हैं वो कह रही हैं कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। कुछ ने कहा है ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन डी की तरफ तो कोई गया ही नहीं है, सबने कहा है कि ऑप्शन डी तो है ही नहीं है। लेकिन यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की ने कह दिया ऑप्शन डी इज करेक्ट, एंड यूपीएससी इज ऑलवेज राइट। यूपीएससी इज ऑलवेज राइट, हम आपको भी बता देते हैं, अभी समझा देते हैं। चलिए, यहाँ पर कुछ बातें समझानी पड़ेंगी पहले, कि ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा था, ये जानना क्या चाह रहा था। चलो, इस क्वेश्चन में कुछ की टर्म्स हैं जब हम इसे अटैम्प्ट करते हैं। हमने तो खैर लेक्चर दिए हैं इस पर, और आज के नहीं हैं, 7-7, 8-8 साल पुराने हैं, और उनमें ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। तो हमें ये स्थापना या सत्यापन करने की आवश्यकता नहीं है कि हम जो अभी आंसर देने वाले हैं वो आंसर की के बाद खड़ा हुआ है या पहले। वो जहाँ है, जिन सोर्सेज में हम वहीं से निकाल के बताएंगे। सबसे पहला था टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट। तो स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट मतलब कि टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो रही है, तापमान में जो फ़र्क है उसकी बात हो रही है। टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द लैंड एंड वाटर। तो लैंड एंड वाटर के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो रही है। इज़ ग्रेटर ड्यूरिंग द समर देन द विंटर, मतलब लैंड एंड वाटर के बीच में जो तापमान का अंतर होता है, क्वेश्चन के मुताबिक ये कहा गया है कि वो गर्मियों में ज़्यादा होता है, सर्दियों में कम होता है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा, स्टेटमेंट 2 कह रही थी कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज़ मोर देन दैट ऑफ अ लैंड। टेक्निकली इसे कराने की, हमारे लेक्चरों में ये कवर है, मैं अभी के लिए क्वेश्चन के लिए समझा रहा हूँ। स्पेसिफिक हीट सिंपल कॉन्सेप्ट है। स्पेसिफिक हीट आप समझ लीजिए कि किसी भी एक मटेरियल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगा, टेक्निकल डेफिनेशन वाइज हमारे
ऑफिशियल लेक्चर्स में सब कवर्ड है, वो पहले के लेक्चरों में ही कवर्ड है सब कुछ। लेकिन अभी के लिए समझा रहा हूँ, सभी बच्चों को समझ आए कि स्पेसिफिक हीट मतलब क्या है, कि किसी भी एक मटेरियल, कोई भी एक स्पेसिफिक मटेरियल की आप जब बात कर रहे हैं, उस मटेरियल के एक यूनिट का तापमान मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आपको कितनी एनर्जी की नीड है। मतलब किसी भी एक मटेरियल का 1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ाने के लिए कितने यूनिट ऑफ एनर्जी या कितने यूनिट ऑफ हीट की ज़रूरत है। तो ऐसे में हमारे सामने दो चीज़ें हैं, वाटर एंड लैंड। ठीक है, अगर हम लैंड का 1 यूनिट ले लें और वाटर का 1 यूनिट ले लें, तो लैंड के उस 1 यूनिट का तापमान 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए हमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, वो वाटर के 1 यूनिट के तापमान को 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए लैंड के लिए बहुत कम चाहिए होती है। तो जब हम स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं, तो लैंड का 1 डिग्री टेम्परेचर अगर हमें बढ़ाना है तो पानी के मुकाबले बहुत कम हीट, बहुत कम एनर्जी लगेगी और 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। लेकिन पानी का ही अगर 1 यूनिट का तापमान 1 डिग्री तक बढ़ाना है, मतलब 35 डिग्री या 36 डिग्री करना है, 20 डिग्री है तो 21 डिग्री करना है ना, 40 डिग्री है तो 41, 1 डिग्री, एक डिग्री तापमान अगर आप बढ़ाने हैं, तो उस 1 डिग्री तापमान को बढ़ाने के लिए पानी में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज़ कम्पेयर टू लैंड। तो लैंड, इसके मतलब ये कहने का मतलब ये है कि लैंड पानी के मुकाबले जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। बस इतनी सी कहानी। ज़मीन में जो लैंड है वो जल्दी गर्म होता है, क्विक हीट होता है, क्विक कूल होता है। लैंड, अब वाटर देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके कारण है बहुत सारे, वो थोड़ा ना अभी बताएंगे, हम तो एमसीक्यू समझाने जा रहे हैं। वो कारण लेक्चर में है, करेंगे आप, जिज्ञासा की सारी पूर्तियां मैं करूंगा। तो स्टेटमेंट 2 क्या है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ अ लैंड। तो सही है, ये बात तो सही है, अभी तो बताई मैंने आपको कि वाटर की स्पेसिफिक हीट लैंड से ज़्यादा है। मतलब अगर आपके पास 1 यूनिट ऑफ वाटर और 1 यूनिट ऑफ लैंड है, तो 1 यूनिट ऑफ वाटर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से अगर बढ़ाना है तो बहुत ज़्यादा हीट लगेगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज़ कम्पेयर टू द लैंड। लैंड का तापमान तुरंत बढ़ जाएगा, तो इसलिए स्पेसिफिक हीट वाटर का लैंड से ज़्यादा है। तो स्टेटमेंट 2 का कोई गुनाह नहीं है, तो सच्ची सुथरी साफ सुथरी स्टेटमेंट है, रब्बी स्टेटमेंट है कहते हैं इन्हें, इलाही, सही, डन। एकदम से क्लिक करना है इसको। मॉनसून वगैरह अगर अच्छे से पढ़ा है चैप्टर, हीट बजट का एक चैप्टर होता है फिजिकल ज्योग्राफी में, इंसोलेशन का चैप्टर होता है, अच्छे से पढ़ा है, चिल में ज़िंदगी चल रही है। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए जिस मैटर को पकड़ना है उस मैटर को पकड़ते हैं। अब एक टर्म आती है, इसका आंसर जानने के लिए आपको किस चीज़ को पकड़ना है, आ जाओ बताते हैं। एक चीज़ है दैट इज आइसोथर्म। आइसोथर्म क्या होती है? आइसो और थर्म। आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। थर्म का मतलब थर्मल ना, आइसो का मतलब सेम, थर्म का मतलब थर्मल माने टेम्परेचर। तो आइसोथर्म क्या होती है? आइसोथर्म वो लाइंस होती हैं, द लाइंस या द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर। इक्वल टेम्परेचर वाले प्लेसेस को जोड़ने वाली लाइन को आइसोथर्मल लाइन कहते हैं, आइसोथर्म्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अब मैं आपको बताता हूं। सपोज करिए प्लेस ए, बी, सी, डी, चारों प्लेसेस में टेम्परेचर मान लीजिए कि 20 डिग्री है, 20 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो लाइन ने इनको जोड़ा है, दिस लाइन इज 20 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म। ये 20 डिग्री सेल्सियस आइसोथर्म लाइन है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर। ये ऐसे भी हो सकती थी, ये तो एक केस बनाया मैंने, ये ऐसे भी हो सकती थी। सपोज करो कि ये पॉइंट एक यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और ये सारे जगह पर 20 डिग्री टेम्परेचर है। तो ये लाइन ऐसे भी जा सकती थी। तो देखो ऐसे फ्लो कर गई है,
है ना। तो दिस इज द लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर, दैट इज आइसोथर्मल लाइन। इतनी बात क्लियर हुई? चलो वेरी गुड। अब हमें ये भी फ़र्क समझ में आ गया। सेकेंड चीज़ हम समझते हैं, हम अगर ग्लोब को पढ़ते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्व होता है। ये ग्लोब है सपोज कीजिए, और ऐसे में दिस वन इज़ द, ड्राइंग तो आप मेरी जानती हैं, दिस वन इज़ द इक्वेटर। ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा। इक्वेटर लैटिट्यूड्स है, लैटिट्यूड्स का ही पार्ट है। डन। अच्छा, इक्वेटर वो रीजन है अर्थ का जिसमें ऑलमोस्ट होल ईयर हमें जो इंसोलेशन है वो राउंड द ईयर एक अच्छे खासे अमाउंट में रिसीव होती रहती है। लगभग 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात रहती है इक्वेटर पर। तो 0 डिग्री लैटिट्यूड हमारा इक्वेटर है, और इक्वेटर को हम लो लैटिट्यूड में गिन लेते हैं। इट्स अ लो लैटिट्यूड क्योंकि ये पोल है 90 डिग्री पर। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की ओर जाएंगे हम हायर लैटिट्यूड में जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं, सपोज़ करो कि 35 या 40 डिग्री, तो ये मिडल लैटिट्यूड है, और पोल पे आप चले गए, दिस इज़ द हायर लैटिट्यूड, हायर लैटिट्यूड। इतनी बात समझ में आई? तो ऐसा सपोज़ कीजिए कि ये 0 डिग्री इक्वेटर है, और इस इक्वेटर पर लगभग आप इस इक्वेटर के वेस्ट से ईस्ट तक जाते हैं तो आपको 25, 26, 27 डिग्री टेम्परेचर मान लीजिए मिलता है पूरी इक्वेटर पर। जहाँ कहीं भी जाएं आप, आपको इतना टेम्परेचर मिल जाता है। तो इस इक्वेटर की लाइन के पैरेलल ही एक लाइन चल रही है। दिस लाइन इज सपोज 25 डिग्री आइसोथर्म लाइन। मतलब इक्वेटर पे लगभग 25-26 डिग्री टेम्परेचर रहता है, और एक 25 डिग्री टेम्परेचर वाले प्लेसेस को ज्वाइन करने वाली लाइन 25 डिग्री आइसोथर्म है, और वो ऑलमोस्ट पैरेलल चल रही है इक्वेटर के, ऐसा मान लो। इसका मतलब जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हमारी अर्थ 23.5 इंक्लाइंड है, इसकी वजह से एक इम्पैक्ट आता है, वो ये आता है कि सन जो है, ऐसा फील होता है हमें कि वो नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड माइग्रेट करता है। इसकी वजह से इक्वेटर से लेकर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इक्वेटर से लेकर साउदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सन मूव करता है, और कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी प्लेसेस आएंगे वो प्लेसेस 2 बार सन को वर्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सन एक बार जाते हुए और एक बार वापस आते हुए अपनी वर्टिकल सनरेज फॉल कराएगा। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड सन की रेज वर्टिकली फॉल नहीं करेंगी, ऐसा हम मानते हैं, वो स्लांटेड रहेंगी। ओके, तो ऐसे में हम ये मानते हैं कि जैसे जैसे सन की रेज स्लांटेड होती गई वैसे वैसे उन्हें ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। इस वजह से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से, और उनका इंसिडेंस भी वर्टिकल नहीं रह पाता है, यानी कि इंटेंसिटी भी कमज़ोर हो जाती है। ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना, एटमॉस्फेयर की ज़्यादा लेयर को क्रॉस करना पड़ता है, और उतना ज़्यादा इंटेंस होकर के भी फोकस नहीं करती ज़मीन पे क्योंकि फैल जाती हैं। इस वजह से हम ये मानते हैं कि कैंसर से आगे और कैप्रिकॉर्न से आगे साउदर्न हेमिस्फीयर में ये वो रीजन है जहाँ पर तापमान में ज़्यादा वेरिएशन आनी शुरू होती है। मतलब ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, इसमें कोई ख़ास ज़्यादा तापमान में वेरिएशन नहीं आती, टेम्परेचर वेरिएशन नहीं आती, ये गर्म इलाका है, इट्स अ टॉरिड जोन। लेकिन जब आप सब ट्रॉपिकल रीजन से आगे जाते हैं, जैसे आप कैंसर से आगे जाना कह लो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और कैप्रिकॉर्न से आगे जाना कह लो साउदर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ पर फिर आपको टेम्परेचर में वेरिएशन आना दिखनी शुरू हो जाती है बड़ी प्रोमिनेंटली। ये टेम्परेचर वेरिएशन को हम क्या कहते हैं, इसको समझो। देखो, तो ये एक आपने 20 डिग्री आइसोथर्मल लाइन बनाई, और ये आपने एक और लाइन बना दी, दिस इज 25 डिग्री आइसोथर्म लाइन। 20 से 25 डिग्री ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है। इसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, इट्स अ ग्रेडियंट। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए अब एक इस बात को समझिए। अच्छा, सपोज करिए ये जो ग्लोब है इसमें हम लैटिट्यूड वाइज जर्नी कर रहे हैं,
इक्वेटर से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पोल की तरफ जा रहे हैं, या इक्वेटर से साउदर्न हेमिस्फेयर की तरफ पोल की तरफ जा रहे हैं, हमारी लैटिट्यूडिनल जर्नी हो रही है। ऐसे में मानो, ऐसे में जब आप लैटिट्यूड वाइज इक्वेटर से ऊपर की ओर जा रहे हैं लैटिट्यूड्स में, और टेम्परेचर बहुत क्विकली बदल रहा है, तो टेम्परेचर बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है, क्विकली थोड़ा जाने पर बदल रहा है, तो हम कहते हैं कि टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो हाई है ना। क्योंकि ऐसा कैसे रिप्रेजेंट होगा कि जो आइसोथर्म लाइंस हैं ये बहुत क्लोजली स्पेस हो जाएंगी, है ना। क्योंकि आपने एक आइसोथर्मल लाइन यहाँ पर बनाई, मान लीजिए पॉइंट एक्स पे 20 डिग्री, इससे ऊपर जाने शुरू हुए लैटिट्यूड से ऊपर, यहाँ भी 20 डिग्री है, यहाँ भी 20 डिग्री है, यहाँ भी 20 डिग्री है, यहाँ कहीं जा कर के 21 डिग्री हुआ, इतना गैप आ गया ना इसमें। लेकिन अदरवाइज अगर आप यहाँ से जस्ट ऊपर गए 21 डिग्री हो गया, वेरिएशन आ गई। इफ द वेरिएशन इज टेम्परेचर, इफ द वेरिएशन इन टेम्परेचर इज हाई, इट मीन्स आइसोथर्म लाइन्स विल बी क्लोजली स्पेस्ड। तो आइसोथर्मल लाइन्स का बहुत क्लोजली स्पेस्ड होना इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि वी नीड टू मेनी लाइन्स टू रिप्रेजेंट द थर्मल वेरिएशंस, बिकॉज थर्मल वेरिएशन इज हाई ना, थर्मल वेरिएशन ज़्यादा है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। इट मीन्स, जसमीत यार वहाँ आओ थोड़ी देर के लिए, बैठ जाओ, आराम से बैठो। हाँ, इट मीन्स कि ये इतनी ब्रैकेट बनाता हूँ मैं, इस ब्रैकेट में ही अगर पहली आइसोथर्म लाइन यहाँ थी, वो कितने भी डिग्री की हो सकती है, मान लीजिए कि वो 20 डिग्री की ही मैं बना रहा हूँ, और उसके बाद जो वेरिएशन आ रही है वो यहाँ तक 20 डिग्री की ब्रैकेट चली जा रही है, फिर हमने जा करके यहाँ पर बनाई है 21 डिग्री की, तो हमें तो ज़्यादा लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमने चेक किया 20 20 20 20 20 21, यहाँ लाइन बनाओ, नई आइसोथर्मल लाइन बनाओ, लेकिन इतनी ब्रैकेट में 2 ही लाइन्स। सो हमें ज़्यादा आइसोथर्म्स की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन उतना है ही नहीं है। जब टेम्परेचर वेरिएशन कम हो तो हमें ज़्यादा आइसोथर्म लाइंस बनानी नहीं पड़ती, मतलब आइसोथर्म्स जो हैं वो दूर दूर होती है, डिस्टेंटली प्लेस्ड होती है, उनमें स्पेस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, आप 20 डिग्री से थोड़ा अबव गए, वेरिएशन आ गई टेम्परेचर में, तो यहाँ डॉट लगा दिया, एक लाइन यहाँ बनाओ, इतनी ब्रैकेट में ही यहाँ से यहाँ जाते हुए आपने देखा 26 डिग्री तक की भी लाइन बन गई, तो 22, 23, 24, 25, 26, मतलब टू मच टेम्परेचर वेरिएशन, सो यू नीड टू मैनी आइसोथर्म लाइन्स। तो व्हेन आइसोथर्म लाइन्स आर क्लोजली स्पेस्ड, तो इसका मतलब होता है टेम्परेचर वेरिएशन इज स्टीप, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इज हाई इन दैट गिवन स्पेस, temperature gradient is high, so you need too many isotherms to represent it, so that isotherms are closely spaced. ये मैं समझा नहीं रहा हूँ, जस्ट मुझे आंसर बताना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स दिमाग में हम जब पढ़ते हैं तो हमारे बैठते हैं। ये मैं जिन बुक्स को अभी रेफर करूँगा, मोस्ट बेसिक्स बुक, उनमें ये लिखा है, मैं रीड करूँगा इसलिए इतना का समझा रहा हूँ। इतनी बात समझ में आई? चलो वेरी गुड। अब समझा रहा हूँ जिसके बाद आंसर पर आएंगे। अब ये तो हो गई वेरिएशन, ये पीस ऑफ लैंड ले लो पूरा, या तो ये पीस ऑफ लैंड था या तो ये पीस ऑफ वाटर था, ये तो जच गया, चल गया, हो गया। लेकिन अब लैंड एंड वाटर का कॉन्ट्रास्ट लेते हैं, अब दोनों एक साथ रखते हैं। इसको कहते हैं कि जो सी है और सरफेस है, इसके बीच का वेरिएशन, सी भी ले लिया और लैंड भी ले लिया, इनके बीच का वेरिएशन। आओ एक बात समझाता हूँ, इसी ग्लोब को यूज़ करेंगे, ठीक है? अपने लॉजिक से, दिमाग से एक बात बताना। सपोज करो, इस ग्लोब की बजाय एक और बना लेते हैं। सपोज करो ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री पर, क्या समझ रहे हो कॉन्सेप्ट? कितने चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? क्या समझा यूपीएससी? क्या बताया जाता है? हल्का हल्का पढ़ो, ऐसा ऐसा पढ़ो, वैसा ऐसा पढ़ो, ऐसा नहीं। फिर 99% 100% आंसर की क्या आती हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों से? गलत। हल्का फुल्का नहीं, जितना ज़रूरी है ढंग से पढ़ो, वो कॉन्सेप्ट जांचते हैं और कुछ नहीं। तो सपोज़ कीजिए 0 डिग्री इक्वेटर पर हैं आप, तो और ये सपोज़ कीजिए 90 डिग्री पोल है, तो हम लिख दें पोल्ड मने कोल्ड और इक्वेटर मने हॉट।
चलिए आप समझ गए हॉट और कोल्ड, इसको लेके चलूँ स्टैंडर्ड में, पोलर रीजन पे जाएंगे तो कोल्ड और इक्वेटर पे रहेंगे तो हॉट, लो लैटिट्यूड माने हॉट, हायर लैटिट्यूड माने कोल्ड, ये टर्म्स यूज होने हैं, ठीक है। चलो कैसे यूज करनी है इसको, सपोज करो कि एक 10 डिग्री की, अब इसमें मैंने अभी लैंड और ओशियन नहीं बनाया है, बनाएंगे। सपोज करो कि एक 10 डिग्री सेल्सियस की आइसोथर्म लाइन है, तो मैं एक 10 डिग्री सेल्सियस, वो ग्लोब पे कहाँ फॉल करती होगी, मतलब कहाँ आती होगी, थोड़ा आप ज़्यादा अच्छे से इमेजिन करें तो मैं 30 डिग्री की बनाता हूँ, 30 डिग्री की टेम्परेचर लाइन बना रहा हूँ, लैटिट्यूड नहीं। सपोज करो कि 30 डिग्री सेल्सियस की, ये सेल्सियस की एक लाइन है जो ऐसे चल रही है, सपोज करो ये 30 डिग्री सेल्सियस लाइन है। डन हो गई आपको, इज दैट क्लियर। और सपोज करो कि ये मंथ है समर का, गर्मियों का महीना है, 30 डिग्री की टेम्परेचर लाइन है, यानी कि 30 डिग्री आइसोथर्म है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। समर का मंथ है, 30 डिग्री की आइसोथर्म लाइन है, ग्लोब पे यहां कहीं फॉल करती है। अभी ग्लोब पे ना लैंड है ना वाटर है, बस हम ग्लोब को समझ रहे हैं। फर्क कैसे आएगा, अब आज जरा इमेजिन करना, गर्मियों का दिन है, समर। अब मैं लैंड भी बना देता हूं, ये सेल्सियस जो लिखा है इसको हटाते हैं, स्पेस को यूज करते हैं, 30 डिग्री सी। अब मैं यहां पर ये ओशियन भी बना देता हूं, वाटर बॉडी, लैंड भी बना दिया, वाटर बॉडी भी बना दी। चलो गर्मियों का दिन है, तो आप मुझे आंसर देंगे लैंड ज़्यादा गर्म होगा कि वाटर ज़्यादा गर्म होगा, जल्दी कौन गर्म होगा, लैंड गर्म होगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलो वेरी गुड। इस लाइन से आइडियली इक्वेटर कहाँ फॉल कर रही है, यहां पर, तो ये लाइन का इक्वेटर से 30 डिग्री सेल्सियस लाइन का इक्वेटर से इतना डिस्टेंस है, ठीक है। समर के मंथ है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। समर के मंथ है, लैंड ओशियन के मुकाबले ज्यादा गर्म है, और जैसे जैसे इक्वेटर से हम ऊपर जा रहे हैं हम पोलवर्ड जा रहे हैं, जैसे जैसे इक्वेटर से हम ऊपर जा रहे हैं तो हम पोलवर्ड जा रहे हैं, ठीक है। मतलब जैसे जैसे इक्वेटर से ऊपर जा रहे हैं हम ठंडे इलाके की तरफ जा रहे हैं। तो गर्मियों के महीनों में, यहां पर हम रेफरेंस पॉइंट जुलाई का लेते होते हैं, बुक्स में जनवरी एंड जुलाई लिया जाएगा, विंटर के लिए जनवरी, गर्मियों के लिए जुलाई। तो गर्मियों के महीने में क्या होगा, थोड़ी देर के लिए सपोज करो अगर ये लाइन ओशियन से फ्लो करके लैंड की तरफ को देख रहे हो आप, तो गर्मियों के महीने में ये 30 डिग्री लाइन अगर ओशियन में यहां बनी है, तो ओशियन के मुकाबले लैंड तो ज़्यादा गर्म है, तो डेफिनेटली ये लाइन यहां नहीं बन के कहीं अलग बनी होगी, कहीं अलग बनी होगी। और वो कहां बनी होगी, तो ये लाइन थोड़ी ऊपर बनी होगी, यहां बनी होगी, टुवर्ड्स द पोल, टुवर्ड्स द पोल बनी होगी, क्योंकि 30 डिग्री टेम्परेचर हमें ओशियन में अगर इक्वेटर से इतनी दूरी पे मिल जा रहा है, गर्मियों में हम इक्वेटर से पोलवर्ड कितना गए, इतना का गए, तो ओशियन पे हमें 30 डिग्री मिल गया। लेकिन लैंड ज़्यादा गर्म है, हमें इक्वेटर से पोल की तरफ ज़्यादा जाना पड़ेगा, फिर जाकर के 30 डिग्री वाली लाइन मिलेगी। हमें ज़्यादा ठंडे इलाके की तरफ जाना पड़ेगा, फिर जाके 30 डिग्री वाली लाइन मिलेगी, क्योंकि यहां पर जो लाइन घूम रही होगी वो तो और गर्म होगी। लैंड पे जो लाइन इस समय होगी वो तो और गर्म होगी। अगर 30 डिग्री लाइन ओशियन से लैंड की तरफ जा रही है, तो जिस जगह पर वो ओशियन में मिली है, लैंड पे उस जगह पे नहीं मिलेगी, क्योंकि लैंड ज़्यादा गर्म है। लैंड में 30 डिग्री से टेम्परेचर वहाँ उस स्पॉट पे ज़्यादा होगा। अगर 30 डिग्री वाली लाइन ढूंढनी है, थोड़ा ज़्यादा पोलवर्ड जाओ, थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाओ। तो इसको लिखा जाता है इंग्लिश में कि गर्मियों में अगर ओशियन से लैंड की तरफ आइसोथर्म्स आ रही हैं, वो बेंड करती हैं टुवर्ड्स द पोल, दे आर बेंडिंग टुवर्ड्स द पोल। वो बेंड क्या करती है, वो यही है कि लाइन असल में यहां पे फ्लो कर रही है। तो हम इसको क्या बनाएंगे, ये ऐसे, जैसे ही ओशियन में आएगी वापस वहां आ जाएगी, ये लो, तो ये ऐसे बेंड हुई है टुवर्ड्स द पोल। अब इसका उल्टा, गर्मियों में अगर 30 डिग्री लाइन लैंड से ओशियन की तरफ आ रही है, तो किधर को बेंड होगी, टुवर्ड्स द इक्वेटर। क्योंकि गर्मियों में अगर यहां पर 30 डिग्री लाइन बन रही है, ये दिस इज द आइसोथर्म,
तो ये तो गर्म है बहुत ज़्यादा ओशियन के मुकाबले, तो ये लाइन का पोल से डिस्टेंस इतना है, अगर लैंड पे इतना डिस्टेंस है, तो अब इसके मुकाबले ठंडा है, ओशियन ठंडा है, तो इक्वेटर के बहुत क्लोज ही 30 डिग्री मिल जाएगा हमें पोल के इतने क्लोज जाना ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में ये लाइन जैसे ही लैंड को छोड़ेगी, ओशियन में जाएगी, ये इक्वेटर वर्ड बेंड हो जाएगी, साउथ वर्ड बेंड हो गई, इसको कहते हैं इक्वेटर वर्ड बेंडिंग। ओके, ये है कॉन्सेप्ट। आओ इसका पूरा उल्टा करें सर्दियों में। समर का समझ आ गया, जुलाई का, आओ फिर जनवरी का समझते हैं। तुम तो सब जानी जान हो गए, अब तो दिक्कत ही कोई नहीं बची, जिंदगी एकदम मस्त मस्त हो गई। यही मेन कॉन्सेप्ट था समझने वाला, एमसीक्यू में ही समझा दिया हमने। अब जनवरी आ गई और थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि ये लाइन 10 डिग्री सेल्सियस की लाइन है, एक 10 डिग्री सेल्सियस की लाइन है, ये लैंड है, ये वाटर है। दोनों में से ज्यादा ठंडा कौन होगा, जल्दी ठंडा कौन होगा, लैंड की वाटर? लैंड। आपने खुद आंसर किया। तो 10 डिग्री मतलब ठंडा ठंडा है ना। तो ऐसे में मैं अगर ये 10 डिग्री लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ओशियन से, तो लैंड में एंटर होते ही मतलब इक्वेटर से ओशियन की दूरी, इक्वेटर से ओशियन में अगर देखें तो इक्वेटर से इस लाइन की दूरी इतनी है, ठीक है। और इक्वेटर गर्मी के लिए जाना जाता है, लेकिन 10 डिग्री तापमान, ठंडा ठंडा तापमान होता है, मज़े आ जाते हैं जलंधर में जब 10 डिग्री होता है ना। तो इतनी दूरी है और लैंड ओशियन से ज़्यादा ठंडा हो रखा है। तो जैसे ही लैंड पे ये लाइन जाएगी तो इक्वेटर से बहुत कम दूरी पे ही ये 10 डिग्री वाली ठंडक मिल जाएगी ना लैंड पे। तो लाइन यहाँ कहीं ड्रॉ होगी। तो सर्दियों के दिनों में अगर लाइन आइसोथर्म ओशियन से लैंड की तरफ आ रही है तो वो बेंड करेगी इक्वेटर वर्ड, वो बेंड करेगी इक्वेटर वर्ड। ये सर्दियों में हो रहा है। और जैसे ही लैंड से ओशियन में जाएगी बेंड करेगी पोल वर्ड, लाइन फिर वहां वापस आ गई। तो इस तरह से लैंड ऐसे लाइन बेंड होती है। ये बड़े बड़ों को गच्चा डाले रखता है कि पोल वर्ड बेंड हो गई, इक्वेटर वर्ड बेंड हो गई, ये किधर बेंड हो गई। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट, है ना भाई। तो 10 डिग्री तापमान की लाइन सर्दियों में ओशियन से जहां जितनी दूरी रख रही है इक्वेटर से, लेकिन वो तो इक्वेटर के बहुत क्लोज आके भी 10 डिग्री वाली ठंड मिल जानी, क्योंकि लैंड ओशियन के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो इसलिए लाइन ओशियन में जहां से फ्लो कर रही है उसके मुकाबले नीचे फ्लो करेगी टुवर्ड्स इक्वेटर, क्लोज टू द इक्वेटर। ठंड में वहां भी ठंड मिल जानी है। आई बात समझ में? ये है कहानी। इतनी बात समझ में आई? मतलब आप सिंपल इतना समझ लो, एक उदाहरण के तौर पर कि ये आप इंडिया में हो सपोज करो, ठीक है, और मान लो सर्दियों के दिन चल रहे हैं, सर्दियों के दिन चल रहे हैं, और सर्दियों के दिन में आप यहाँ से कहीं से मान लो इक्वेटर फ्लो करती है सर्दियों के दिन में। सर्दियों के दिन में 10 डिग्री तापमान अगर मज़े लेने हैं, एंजॉय करने हैं सपोज करो, तो ये लैंड है, क्योंकि इंडिया ट्रॉपिक्स में आता है और ये बिल्कुल इक्वेटर के क्लोज है, तो फिनोमेना थोड़ा वेरी कर सकता है, लेकिन फिर भी समझने की कहानी है। अगर हम सर्दियों के दिनों में विंटर सीजन में हैं तो 10 डिग्री तापमान आपको यहीं पे मिल जाएगा, लेकिन उसके बगल में ही अगर आपको अरेबियन सी में दिखना है शायद कहीं यहाँ मिलेगा 10 डिग्री, थोड़ा और ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के क्लोज या उसको क्रॉस करने की नीयत नौबत आ जाएगी। तो ये फ़र्क पड़ता है ओशियन और लैंड का। सर्दियों में 10 डिग्री इक्वेटर के क्लोज ही लैंड पे मिल जाएगा, लेकिन इक्वेटर से थोड़ी ऊंचा जाना पड़ेगा पोलवर्ड, तब ओशियन में मिलेगा 10 डिग्री, क्योंकि लैंड ज़्यादा ठंडा होता है। तो इक्वेटर के क्लोज होने के बावजूद भी वो ठंडक वाली 10 डिग्री दे देगा आपको, ओके, बिकॉज लैंड ठंडा ज़्यादा होता है। ये बस अभी समझाना था। जब मैं लेक्चर में से कराता हूँ या लेक्चर में कराऊंगा तब तो आपको पता है मैं क्या कर देता हूँ, बाल की खाल निकाल देते हैं। समझ में आई? वहाँ इसको बहुत विस्तार से कराया है हमने, बहुत विस्तार से, घबराइए मत। यहाँ तो मैंने बस समझाया है। अब ऐसे में अगर ये सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है तो ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? लाइन बेंड क्यों हो जा रही है वाटर से लैंड पे आते हुए, लैंड से वाटर में जाते हुए? क्योंकि लैंड और वाटर में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, लैंड और वाटर में तापमान का अंतर होता है, इसलिए लाइनें बेंड होती हैं। अदरवाइज लाइन स्ट्रेट चलेंगी। जैसे कि साउदर्न हेमिस्फेयर में ओशियंस ज़्यादा अनहिंडर्ड है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन कोई नहीं है, लैंड उतना नहीं है, लाइंस काफ़ी स्ट्रेट चलती हैं आइसोथर्म। लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पानी जमीन पानी जमीन पानी जमीन भरा पड़ा है, लाइनें बेंड होती रहती हैं बार बार, क्योंकि वाटर और लैंड के टेम्परेचर में अंतर होता है, वो अभी हमने देखा।
तो जहां पर भी लैंड एंड वाटर मिलते हैं वहां पर आइसोथर्मल लाइन मेजॉरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या कर जाती है, बेंड। ये क्या कर जाती है, बेंडिंग। ओके, ये बेंडिंग कितनी का प्रोमिनेंट है किस सीजन में, ये बेंडिंग कितनी प्रोमिनेंट है किस सीजन में, सर्दियों में कि गर्मियों में, ये बताएगा कि टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट लैंड और ओशियन में कब ज्यादा है। ये बेंडिंग जिन मौसमों में बहुत खतरनाक होगी उन मौसमों में लैंड और वाटर का टेम्परेचर डिफरेंस भी बड़ा खतरनाक होगा, ग्रेट होगा, प्रोमिनेंस होगा। तो अगर इसकी आंसर की हम मनाते, कुछ नहीं करते, इतना ही करते, नेट पे ढूंढते आइसोथर्म लाइन मैप इन जनवरी और आइसोथर्म लाइन मैप इन जुलाई, बन गई आंसर की। अभी बना के देता हूं, अभी बताता हूं, आप खुद इनसा आंसर करेंगे। मैं आपको 2 आइसोथर्म लाइन दिखाने जा रहा हूं, रंग भी उतर चुका है पढ़ पढ़ के। क्या इस्तेमाल करने जा रहा हूं, खुद के इंस्टीट्यूट के नोट्स, हमारे मेहनत से बनाए नोट, 50 साल से नोट्स नहीं, देश की 75 साल से बनाई किताबें, एनसीईआरटी फिजिकल, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी खोलने जा रहा हूं चैप्टर, और उसमें खोलने जा रहा हूं द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस एयर टेम्परेचर इन द मंथ ऑफ जनवरी। आई बात समझ में। आइसोथर्म लाइंस को नोटिस कर लीजिए, लैंड पे दीज आर द आइसोथर्म लाइंस, ओशियन पे जाते ही किधर जा रही हैं, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस, ये इक्वेटर की लाइन आ रही है, दिस इज इक्वेटर। 20 डिग्री सेल्सियस अगर यहां पर इस तरह से फॉल हो रहा है तो देखिए ये लैंड है, ये 20 डिग्री सेल्सियस है, ओशियन में आपको जाना पड़ गया पोलवर्ड, ओशियन में कहां जाना पड़ गया, पोलवर्ड। ओके, अच्छा आगे जाकर के और प्रोमिनेंट होगा, देखिए लैंड में 0 डिग्री सेल्सियस, दिस इज द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। जनवरी महीने में ठंडों में है आप, सर्दियों में आप, ये 0 डिग्री सेल्सियस ओशियन में पोलवर्ड जाती हुई, जैसे ही लैंड में एंटर हुई कहाँ हो गई, इक्वेटर वर्ड। जैसे हमारी 10 डिग्री सेल्सियस लैंड में एंटर होते ही जनवरी में कैसे हो गई, पोलवर्ड, सॉरी इक्वेटर वर्ड, क्या पोलवर्ड कह दिया, इक्वेटर वर्ड। तो ये देखिए 0 डिग्री सेल्सियस समुद्र में है जब तक, तो ये जा रही है पोलवर्ड, लैंड में एंटर होते कैसे फॉल हुई, देखिए कैसे फॉल हुई, क्या हो गई, इक्वेटर वर्ड, क्योंकि लैंड ठंडा है एज कंपेयर टू वाटर। तो इक्वेटर से इतनी दूरी पे ही लैंड पे 0 डिग्री आ जाएगा, लेकिन ओशियन में इक्वेटर से इतनी दूरी बनेगी तब आएगा, दूरी का फर्क आ गया। ओके, लेकिन सबसे खूबसूरत बात, इसने जैसे ही लैंड छोड़ा और वापस अटलांटिक ओशियन में गई, ये था आइसोथर्म 0 डिग्री वाली, छोड़ते ही देखिए कहां चढ़ गई, कितनी पोलवर्ड चढ़ी गई। तो मतलब इस पॉइंट पर ओशियन में यहां पर 0 डिग्री है, लेकिन लैंड पे यहीं पर 0 डिग्री है। लैंड और ओशियन का टेम्परेचर का डिफरेंस कितना, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस 0 डिग्री इन द अटलांटिक ओशियन, वो यहां मिलेगा और यहां मिलेगा, लेकिन वहीं नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में वो 0 डिग्री यहीं मिल जा रहा है, दिस इज 0 डिग्री, और ये लाइन यहां जाकर के दे रही है ओशियन में। तो हम एक सीधी लाइन अगर यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें मार्कर से, तो 0 डिग्री की लाइन यहां पर ड्रॉ होगी नॉर्थ अमेरिका में, और अगर स्ट्रेट लाइन एक मैं यहां पे ड्रॉ करूं तो अटलांटिक ओशन में वो लाइन यहां पे ड्रॉ होगी 0 डिग्री की। तो 0 डिग्री और 0 डिग्री की दो लाइनों में ही कितना फर्क है, क्योंकि एक 0 डिग्री लैंड पे हासिल हुआ है, एक 0 डिग्री वाटर पे हासिल हुआ है, और ये किसकी वजह से है, लैंड एंड वाटर में टेम्परेचर का फर्क होता है, ये फर्क स्पेसिफिक हीट की वजह से आता है, क्योंकि वाटर गर्म होने में ज़्यादा समय लेता है और ठंडा होने में भी ज़्यादा समय लेता है। लैंड तुरंत ठंडा होता है, तुरंत गर्म होता है, इसलिए उसका तापमान पानी के मुकाबले कॉन्ट्रास्ट में होता है। ओके, और ये हम किससे चेक करते हैं, आइसोथर्म लाइन की बेंडिंग से। और आइसोथर्म लाइन की बेंडिंग कितनी खतरनाक हो रही है, देखिए नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से जैसे ही छूट रही है, और जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ रहा है और खतरनाक हो रही है। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से जैसे ही छूट रही है वैसे ही ऊपर की ओर टर्न कर रही है, देखो। तो विंटर सीजन में जैसे ही आप आइसोथर्म लाइन को लैंड से ओशियन में डालते हैं, वो किधर टर्न हो जाती हैं, वापस पोलवर्ड, और जैसे ही ओशियन से लैंड में घुसती हैं वापस इक्वेटर वर्ड टर्न हो जाए। और ये होगा ना, ये 0 डिग्री वाली जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से निकली यहां तक चढ़ गई अटलांटिक ओशियन में, यहां तक यूरोप कॉन्टिनेंट में घुसते ही नीचे गिर गई टूवर्ड्स द इक्वेटर वर्ड, क्योंकि वो फिर ठंडा है। तो यहां पर बेंडिंग तो हेयर पिन टाइप बेंडिंग है,
दिस इज द लेवल ऑफ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द टेम्परेचर। ये है जनवरी महीने की आइसोथर्म लाइन ग्राफ ऑन द ग्लोब। आइए तो इसकी वेरिएशन को समझने के लिए एक ब्लॉक इसका बनाइए, एक ब्लॉक इसका बनाइए। लुक एट द वेरिएशन। ये लाइनों को आइडियली सीधा जाना चाहिए था, ये लाइनें गई ऊपर। दिस इज द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर बिटवीन द लैंड एंड द वाटर बिटवीन द नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड द अटलांटिक इन द मंथ ऑफ जनवरी। ये एनसीईआरटी में दिखा रहा हूं मैं। इन द मंथ ऑफ जुलाई, ये जुलाई मंथ में दिखा रहा हूं मैं। ऑलमोस्ट ठीक ठीक स्ट्रेट, ऑलमोस्ट मजे से चल रहा है इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द लैंड एंड सी इन द मंथ ऑफ जुलाई। Look at the isothermal lines distribution. Again I am going to show you. In the month of January, look at the variation. It is most prominent in the month of winters. The temperature contrast between the land and the water is most prominent in the month of winter. पर क्योंकि हम आइसोथर्म पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सालों से हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, हमने यहाँ से देखा। हम आपको कंटेंट से दिखाते हैं, हम आपको कंटेंट की वेरिएशन से दिखाते हैं। आइए अब आपको बताते हैं। चलिए आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, इसका आंसर तर्क से दिमाग के वाया वैसे कैसे कर सकते हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए तर्क क्या क्या दे सकते हैं। बुक में कंटेंट कहाँ लिखा है वो तो हम दिखाएंगे। मुझे आप एक बात बताइए, इस पूरे प्लेनेट पे आपने हाईएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड लैंड पे सुना है या वाटर पे सुना है? लैंड पे सुना है। अच्छा, लोएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड लैंड पे सुना है या वाटर पे सुना है? ऑब्वियसली लैंड पे सुना है। कितना सुना है? आइए दिखाता हूं। आपने इतना सुना है, इनकी इमेजेस दिखाता हूं। हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर जो बताया जा रहा है इस समय में 56.7 डिग्री सेल्सियस, ये बताया जा रहा है डेथ वैली कैलिफोर्निया यूएसए में। कुछ किताबों पे 58 डिग्री सेल्सियस अजीजिया भी लिखा होगा। लगभग 56-57 डिग्री सेल्सियस आपको हाईएस्ट टेम्परेचर बताया जा रहा है, लैंड पे बताया जा रहा है। ये हाईएस्ट गया गर्मियों में, तो गर्मियों में बहुत हाईएस्ट भी जाए तो कितना गया? 56-57 डिग्री। विंटर में लैंड पे टेम्परेचर बहुत हाई भी चला जाए तो कितना गया? 56-57 डिग्री। लेकिन रहने दो, कैमरा रहने दो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको दिमाग में रखना चाहिए, सर्दियों में जब लैंड पे लोवेस्ट जाता है तो कितना जाता है? सर्दियों में जब लैंड पे लोवेस्ट जाता है -89.2 डिग्री सेल्सियस। ये कहां पर रिकॉर्ड हुआ? सोवियत संघ के द्वारा बनाया गया अंटार्कटिका में जो वॉस्टॉक स्टेशन है। दिस इज अंटार्कटिका द कॉन्टिनेंट। ये है स्पॉट द वॉस्टॉक स्टेशन, और इस वॉस्टॉक स्टेशन में -89.2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर गया है। मतलब गर्मियों में हाईएस्ट जाए तो कितना जाए? 57-56। लेकिन सर्दियों में लोवेस्ट जाए तो कितना जाए? -89.2 तक। दोनों ही लैंड पे ही हैं, लेकिन फर्क क्या है? फर्क समझाते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरी फिगर पर। गर्मियों में हाईएस्ट अगर समुद्र में जाता होगा तो कितना जाता होगा? गर्मियों में हाईएस्ट समुद्र में, तो समुद्र की ओशियंस की जो टेम्परेचर रेंज बताई जाती है वो बताई जाती है कि 30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है गर्मियों में, और -2 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है सर्दियों में। -2 डिग्री तक जाके रुक जाता है सर्दियों में, और 30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है गर्मियों में। कहीं कहीं पर अभी रिसेंट सर्वे आया है कि फ्लोरिडा, नॉर्थ अमेरिका में फ्लोरिडा के कोस्टल रीजन्स में 38 डिग्री सेल्सियस तक पाया गया है। ये हाहाकार है। मतलब ओशियंस में 38 डिग्री सेल्सियस पाया गया है। गर्मियों का कंपैरिजन करते हैं। गर्मियों में हाईएस्ट टेम्परेचर लैंड पे गया ऑलमोस्ट 57 डिग्री। गर्मियों में समुद्र में हाईएस्ट टेम्परेचर गया ऑलमोस्ट 37 डिग्री। टेम्परेचर गैप बिटवीन द टू हाईएस्ट इज 20 डिग्री। चलो, और ये है टेम्परेचर, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ winters -2 degree of water, and this is the temperature of land -89.2 डिग्री। तो सर्दियों में लैंड पे लोएस्ट गया -89, पानियों में लोएस्ट गया सर्दियों में -2, 89 में से 2 घटाया बचा 87। तो गर्मियों में लैंड और वाटर दोनों के हाईएस्ट का डिफरेंस 20 डिग्री सेल्सियस, और सर्दियों में दोनों के लोवेस्ट का डिफरेंस
87 डिग्री सेल्सियस। तो सर्दियों में ज्यादा कंट्रास्ट लैंड और वाटर के टेम्परेचर का आता है या गर्मियों में आता है? जहां बहुत ज्यादा हंगामा मचा के आप पंजाब में रहते हैं, आपने टेम्परेचर 48, 49, 50 डिग्री सुना होगा, लेकिन अमूमन ही रशिया के इलाकों में टेम्परेचर अगर सर्दियों की बात करें तो -45, -50, -55, -60, -65, -68 जाता ही रहता है। ये तो नॉर्मल बात है। आई बात समझ में? और गर्मियों के दिनों में जब आपका 48, 49, 45 होता है, तब आपके बगल में जो समुंदर है उसका 30, 29, 30, 28, 31 चलता है। कैप कितना चल रहा है? मात्र 15-17 डिग्री का। लेकिन सर्दियों में जो लैंड का टेम्परेचर गिरा है वो गिर गया -40-50 तक, लेकिन उसी के साथ लगते हुए समुंदर अभी भी 2, 4, 3, 5 डिग्री पे होंगे। डिफरेंस इज अबाउट 30-40 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस। सो द थिंग इज, ये चीज भी प्रमाणित करती है, अगर हम नॉर्मल सेंस के बाय इसको सोचें, कि हैवी डिफरेंस आता है टेम्परेचर का विंटर सीजन में लैंड और वाटर के पीक को अगर हम कवर करके चलें, तो देयर इज अ हैवी डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर, जो कि समर सीजन्स में नहीं आ सकता। इतनी बात समझ में आई? अनदर एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट मुझे बताइए। आपने अटलांटिक ओशन इतना पढ़ा, आप सब जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका के न्यू फाउंडलैंड इलाके में दुनिया की सबसे खतरनाक फॉग भी जमती है। फॉग का कॉलम खड़ा हो जाता है। हम सब जानते हैं टाइटैनिक भी डूबा है अटलांटिक ओशन में और इन्हीं इलाकों में डूबा है। चलिए अब आप एक बात बताइए, फॉग ओशियंस में प्रोमिनेंटली जिन लैटिट्यूड में, अभी हम लैटिट्यूड वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, हम सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, फॉग ओशियंस में खतरनाक कब जमती है? फॉग जमने का कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए, अमूमन हम जब ज़मीन से ऊपर की ओर जाते हैं, ज़मीन से ऊपर की यानी कि जब हाइट इंक्रीज होती है, अल्टीट्यूड कह लीजिए आप इसको, जब ये बढ़ता है तो टेम्परेचर जो है वो फॉल करता है। जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं टेम्परेचर फॉल करता है। लेकिन इसकी एक उलट सिचुएशन बनती है कि टेम्परेचर इन्वर्जन हो गया है। इसको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। मतलब अगर आप नॉर्मल कंडीशन में देखें तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि नीचे हॉट एयर है और ऊपर कोल्ड एयर है, यही होता है ना नॉर्मल। लेकिन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर जिससे फॉग वगैरह बनती है, उस कंडीशन में क्या हो जाता है, नीचे कोल्ड एयर है, ऊपर हॉट एयर है। ऐसा ही होता है, नीचे कोल्ड है, ऊपर हॉट है, यानी कि ये इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन कैसे होता है? किन महीनों में सबसे ज़्यादा फॉग आपको खतरनाक मिलेगी? आपको फॉग खतरनाक मिलेगी जब विंटर सीजन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, स्प्रिंग का ऑनसेट होने वाला है। मतलब समुद्र जो कि ठंडे होने शुरू हुए थे, टाइम लेंगे ठंडा होने में, पूरे भयंकर ठंडे हो चुके हैं सर्दियों में, जबरदस्त ठंडे हैं इस समय। अब तो गर्म होने में भी उतने ही महीने लेंगे, लेकिन सर्दियां जा रही हैं, स्प्रिंग सीजन है, सन का ऑनसेट हो चुका है, गर्मियां आ रही हैं, लैंड हीट अप होना शुरू हो गया। इस हीटेड लैंड से हवाएं गर्म होकर के ओशियंस की ओर बह रही हैं। ओशियन अभी पूरा ठंडा, ऐसे में ओशियन सरफेस पे जो एयर है ठंडी है, लैंड से जो एयर आ रही है वार्म है। वार्म एयर ऊपर, कोल्ड एयर नीचे। वार्म एयर कोल्ड एयर के जैसे ही कांटेक्ट में आई, वहीं पे ड्यू पॉइंट रीच हो गया, वहीं पे कंडेंसेशन हो गई, एकदम से क्लाउड फॉर्म हो गया। इसी को फॉग कहते हैं। फॉग इज अ क्लाउड। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, यहां पर आपको उस तरह से नजर आया कि नीचे ठंडा, ऊपर भारी। तो ये भी किन दिनों में आपको नजर आया? जैसे ही विंटर क्लोज हो रही हैं, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस हैवीली नोट होगा आपको लैंड एंड वाटर में ड्यूरिंग द विंटर। और जैसे ही थोड़ा सा समर का ऑनसेट हुआ, जमीन तो गर्म हो गई, हवा थोड़ी गर्म होके बही, पानी अभी भी भयंकर ठंडा है, डेंस फॉग फॉर्मेशंस होती हैं। आई बात समझ में? डेंस फॉग्स का फॉर्मेशन होता है। सो अब हम इसको किताब से पढ़ते हैं। न्याय करना जरूरी है, बच्चों को दिखना जरूरी है। ये जिस एनसीईआरटी के लिए कह रहे कोई टीचर नहीं, कोई मेंटर नहीं, कुछ नहीं, खुद से 3 बार पढ़ लेंगे, 30 बार पढ़िए, समझना पड़ता है। पढ़ाई है ये, तैयारी है। एनसीईआरटी बहुत कंक्लूसिव किताबें हैं। चलिए, मैंने अभी क्लास में ही बच्चों के सामने कंटेंट मार्क किया, वो निकाल आपको बताने के लिए शुरुआत करते हैं। पहले तो किताब फिजिकल ज्योग्राफी, आपको कहाँ पहुँचना है, ये चैप्टर किससे एसोसिएटेड है? यूनिट 4 क्लाइमेट, चैप्टर नंबर 9 सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर, पेज नंबर 79, ये उससे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में हम पैराग्राफ पे आए और पैराग्राफ क्या कहता है, ध्यान से सुनो। द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कैन वेल बी अंडरस्टूड बाय स्टडिंग द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन जनवरी एंड जुलाई। द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इज जनरली shown on the map with the help of isotherms. The isotherms are line joining the places having equal temperature. Figure A and B show the distribution of surface air temperature in the month of January and July. In general, the effect of the latitude on temperature is well pronounced on the map. मतलब लैटिट्यूड का टेम्परेचर पे प्रभाव पड़ता है, हर तरह के लैटिट्यूड से हमने उसका टेम्परेचर रेंज जोड़ा हुआ है, तो इन जनरल तो ये चलता है, लेकिन आइसोथर्म वेरी करती हैं कैसे। In general, the effect of the latitude on temperature is well pronounced on the map, as the isotherms are generally parallel to the latitude. The deviation from this, ideally तो isotherms को latitude के parallel ही चलना चाहिए, पर वो चलते चलते ऊपर हो रही हैं या नीचे हो रही हैं, इसे कहते हैं deviation. वो parallel flow से deviate हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? The deviation from this general trend is more pronounced in January than in July. When isotherms are not following the parallel line route of latitudes, they are deviating more when in January than in July. मतलब in the winter season, the temperature contrast between the water and the land is more pronounced. That's why isotherms are not capable enough to draw the parallel line of the latitudes. They are deviating from it. जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, ये लैटिट्यूड के पैरेलल चल ही नहीं पा रही हैं, इन्हें डेविएट होना पड़ रहा है. दे आर डेविएटिंग मोर इन द मंथ ऑफ जनवरी देन इन द मंथ ऑफ जुलाई. स्टेटमेंट 1 इज द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशियन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन इन विंटर. स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. द टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशियन इज ग्रेटर ड्यूरिंग विंटर देन इन समर. दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट. तब स्टेटमेंट 1 करेक्ट होता. ओके, बिकॉज इन जनरल द इफेक्ट ऑफ द लैटिट्यूड ऑन टेम्परेचर इज वेल प्रोनाउंस्ड. हर लैटिट्यूड के हिसाब से आइसोथर्म लाइन डिसाइड ही है कि 10 डिग्री लैटिट्यूड पे ये वाला टेम्परेचर लाइन होगी 15 डिग्री पे, लेकिन वो रह नहीं पा रहा है. क्यों? क्योंकि लैंड वाटर लैंड वाटर लैंड वाटर आ जा रहा है और वो सीधी लाइन मोड़ खा रही है, बल खा रही है. समर के मुकाबले जनवरी में ज्यादा मोड़ खाती है, ज्यादा बल खाती है. क्यों? वेरिएशन ज्यादा आती है. जैसे आप कार ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हैं, अगर छोटी छोटी ऑब्स्ट्रक्शंस रखी है आराम से गाड़ी मोड़ेंगे, लेकिन क्लोजली स्पेस्ड रख दी है तो गाड़ी ऐसे ऐसे मुड़ेगी. ओके, सो इधर गया. द डेविएशन फ्रॉम दिस जनरल ट्रेंड इज मोर प्रोनाउंस्ड इन जनवरी देन इन जुलाई, स्पेशली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड एंड वाटर ज्यादा है. In the northern hemisphere, the land surface area is much larger than in the southern hemisphere. Hence, the effect of land mass and the ocean currents are well pronounced. In January, the isotherms deviates to the north over the ocean and to the south over the continent. जनवरी महीनों में आइसोथर्म्स ओशियन में नॉर्थ की तरफ डेविएट होती हैं टुवर्ड्स द पोल. मैंने पोल बोल दिया क्योंकि सविंदर सिंह में वही लिखा है. और टुवर्ड्स द साउथ डेविएट होती हैं ऑन द लैंड. कॉन्सेप्ट समझ आ गया? एनसीईआरटी में कंटेंट सारा है, लेकिन एनसीईआरटी कंक्लूसिव किताबें हैं. क्यों है? उसमें निचोड़ है, लिखा सब है, लेकिन एक्सप्लेनेशन उतनी नहीं होती. बात लिखी है उन्होंने, उसके पीछे डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी अकेले पढ़ने की किताब नहीं है. एनसीईआरटी टीचरों के साथ पढ़ी जाती है, क्योंकि स्कूल की किताबें हैं और स्कूल में ये टीचर पढ़ाएगा. इसके इंडेक्स में लिखा है, स्टार्टिंग में टीचर के लिए नोट दिया गया है कि आप इसे कैसे पढ़ाएंगे. तो प्रॉब्लम आती है, हम इसे अकेले लेके बैठते हैं. लेकिन सविंदर सिंह की किताब है, 2009 का एडिशन है. दिस इज द 2009 एडिशन जो हमने तब अपने समय पर इसको पढ़ा. दिस वन इज द 2009 एडिशन. अब इसमें एक एक बात एक्सप्लेन की गई है. 449 पेज बुक सारी मार्क्ड रहती है, तो मैं 449 पेज पे दिखाता हूं. उस समय में जब हम ये पढ़ रहे थे किताब, तो उस समय में ये सारा कॉन्सेप्ट देखिए, जैसा मैंने समझाया सारा बुक मार्क्ड है. उस समय में लिख दिया गया था टेम्परेचर ग्रेडियंट इज मोर प्रोनाउंस्ड ड्यूरिंग विंटर देन द समर. क्यों लिखा गया था? बुक का ही पॉइंट था. कहाँ लिखा है बुक में? पॉइंट नंबर 5, द टेम्परेचर ग्रेडियंट इज मोर प्रोनाउंस्ड ड्यूरिंग विंटर देन द समर.
क्योंकि ये बातें जुलाई एंड जनवरी, इफ वी लुक एट द वर्ल्ड मैप रिप्रेजेंटिंग हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन जनवरी एंड जुलाई, इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल है, एक वर्टिकल होता है, जमीन से ऊपर की ओर जाने वाला, वो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी इसमें गिवन है। उसमें क्या लिखा है, द मंथ ऑफ जुलाई एंड जनवरी आर वार्मेस्ट एंड कोल्डेस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, वेयर एज वार्मेस्ट एंड कोल्डेस्ट मंथ्स इन द साउदर्न हेमिस्फेयर आर जनवरी एंड जुलाई। हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को पकड़ के चलते हैं। बोथ द मैप्स शो लैटिट्यूडनल शिफ्ट ऑफ आइसोथर्म्स इन अकॉर्डेंस विद द सीजनल शिफ्टिंग ऑफ ओवरहेड सन, बट दिस शिफ्टिंग ऑफ आइसोथर्म इज मोर प्रोनाउंस्ड ऑन द कॉन्टिनेंट। अब ये भी एमसीक्यू बनेगा कि आइसोथर्म की शिफ्टिंग ज्यादा प्रोनाउंस्ड वाटर पे होती है कि कॉन्टिनेंट। ऑब्वियसली कॉन्टिनेंट में टेम्परेचर की रेंज कितनी बताई मैंने, -89.2 से 56.7, लेकिन ओशियन में तो इतनी रेंज होती ही नहीं टेम्परेचर की। तो ज़्यादा आइसोथर्म्स कहाँ शिफ्ट करेंगी, लैंड पे कि वाटर पे। जब जब सीजन बदलेगा ज़्यादा तगड़ी शिफ्टिंग लैंड पे आएगी ना कि वाटर पे। ओके, द मैक्सिमम टेम्परेचर इन जनवरी एंड जुलाई आर ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन द कॉन्टिनेंट। ऑलवेज कॉन्टिनेंट में ही मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड होगा। देखो एक्सपर्ट ऑथर ऐसे समझाता है बात, दिस इज एक्सपर्ट बुक, कुछ कर लो करनी ही पड़ेगी। फिर इसके बाद जब अपन वो बुक पढ़ते हैं, या तो आपके मेंटर को करनी पड़ेगी या आपको करनी पड़ेगी, दोनों में से एक चॉइस है। तो ये आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठेंगे तो क्वेश्चन डिकोड होंगे, वरना वहां पे क्या चलेगा, यक्को तक्का, हिट एंड ट्रायल, चल गया तो चल गया, नहीं तो छा डबरा। एक क्वेश्चन ही है, एक एक करके तो सारे क्वेश्चन सो द मैक्सिमम टेम्परेचर इन जनवरी एंड जुलाई आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द कॉन्टिनेंट। कितनी स्पष्ट चल रहा है ऑथर डाउट में नहीं है, बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड ऑथर की निशानी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एचओडी रह चुके हैं सविंदर सिंह, जो फिजिकल ज्योग्राफी की अब तक की दी बेस्ट बुक है। आगे लिखा है मिनिमम टेम्परेचर इन जनवरी इज ऑब्जर्व्ड इन एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। मिनिमम टेम्परेचर यहां नोटिस किया जाता है। जनवरी आइसोथर्म सडनली बेंड पोलवर्ड while passing through warm portions of the ocean and bend equatorward while passing through the cold portion of the oceans in January in the northern hemisphere। उन्होंने स्पष्ट बता दिया कहाँ कब क्या बेंड होगी, और आगे उसी को एक्सप्लेन किया लास्ट में, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज मोर प्रोनाउंस्ड ड्यूरिंग द विंटर देन द समर। पानी की तरह स्पष्ट है, किसी जमाने की किताब रीड की गई है और तभी का लिखा और मार्क किया गया है, और क्वेश्चन 2023 में आया है, मोस्ट प्रोबेबली 2009 में ही मार्क किया गया था। तो मेन एलिमेंट इज कि यू हैव टू स्टडी द स्टैंडर्ड बुक्स बट विद अटमोस्ट क्लैरिटी ऑफ ईच एंड एवरी सिंगल टर्म एंड लाइन। आपको आइसोथर्म रटनी ना पड़े कि कोई पूछे और आप तारे देख रहे हैं ऊपर आसमान में। आपको ये पोलवर्ड इक्वेटरवर्ड वाला कॉन्सेप्ट पानी की तरह क्लियर हो, आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट कॉन्सेप्ट पानी की तरह क्लियर हो, स्पेसिफिक हेड के कॉन्सेप्ट पानी की तरह क्लियर हो, और बैक ऑफ द ये सब होने के बाद नेचुरली बच्चा एग्जाम हॉल में बैठा है, कई तरह के प्रेशर, कई तरह की टेंशन हम जानते हैं, बट आप एक्सपर्ट के रूप में बैठे हैं ना, प्रैक्टिस करके बैठे हैं, ट्रेनिंग के बाद बैठे हैं, आप लेमैन तो नहीं है, और इतना का तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि ऐसी टेम्परामेंट को आप संभालेंगे। सो द क्लियर कट आंसर इज, मैं ठोक के कह रहा हूं, आंसर इज स्टेटमेंट ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 पूरी तरह से इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 पूरी तरह से करेक्ट है। ऑप्शन डी इज द आंसर। इसमें चवन्नी डाउट का कोई स्कोप नहीं है, कहीं नहीं है, और ये हमने क्लियर किया है किताबों से। और हम आपको ये मैप्स दिखाने जा रहे हैं फाइनली, जो मेरे ख्याल मोस्टली किताबों में ही वो मैप आपको मिलेंगे। ये मैंने एक researchgate.com से आइसोथर्म चार्ट लिया है 1910 का, जनवरी का, ये उसका इमेज है, ये आपको सब पानी की तरह क्लियर कर देगा। ये देखिए जनवरी महीने का है, ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, पैसिफिक ओशियन से पहले लाइंस आ रही हैं, आप देख सकते हैं आइसोथर्मल लाइंस, और देखिए ऊपर की तरफ जा रही हैं पोलवर्ड, लेकिन लैंड पे एंटर होते ही कैसे हो गई, इक्वेटरवर्ड, लेकिन वापस फिर अटलांटिक ओशन में जैसे एंटर हुई फिर पोलवर्ड हो गई, फिर लैंड पे एंटर हुई तो फिर इक्वेटरवर्ड हो गई। दिस इज द बेस्ट मैप। लेकिन साउदर्न हेमिस्फीयर में मोर और लेस पैरेलली चल रही हैं, क्योंकि लैंड और वाटर ज़्यादा आपस में मिलता नहीं, इसलिए साउदर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूड को ही फॉलो कर रही हैं, क्योंकि टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट उतना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि लैंड एंड वाटर इंटरमिटेंटली है ही नहीं, वाटर ही वाटर है, इसलिए दे आर फॉलोइंग द जनरल ट्रेंड। एंड व्हाट इज द जनरल ट्रेंड? दे आर फॉलोइंग द लैटिट्यूड्स। बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जनरल ट्रेंड ब्रेक हो रहा है विंटर में और समर में। क्यों? क्योंकि लैंड और वाटर आ रहे हैं, और ये ब्रेकेज, ये ट्रेंड ज़्यादा डेविएशन ज़्यादा प्रोमिनेंट कब है? जनवरी में, विंटर में, एज कम्पेयर टू जुलाई। दिस द सिस्टम। इसके अलावा मैं एक इमेज आपको शटर स्टॉक की भी दिखाना चाहता हूँ, जो पानी की तरह क्लियर कर देगी। लुक एट दिस इमेज,
ओके, दिस इमेज ब्लू लाइन्स 20 डिग्री लाइन यहाँ पर दिखी हमें अमेरिका में, लेकिन ओशियन पे यहाँ मिली। 40 डिग्री यहाँ पर इस तरह 40 डिग्री लैटिट्यूड है, ये 10 डिग्री की लाइन हमें यहाँ मिली, लेकिन ओशियन में हमें यहाँ मिली। ओके, इज दैट क्लियर? लेकिन साउदर्न हेमिस्फेयर में लैटिट्यूड को फॉलो कर रही हैं, लेकिन एक जगह पे देखिए, जैसे ही साउथ अमेरिका आया, लैंड आ गया, बेंड हो गई। कैसे बेंड होती है लैंड एंड वाटर के कंजक्शन पॉइंट पे? जहां पे लैंड एंड वाटर आर मीटिंग, दे आर बेंडिंग, अदरवाइज सीधी चलती हैं। एनसीईआरटी की 1.5 लाइन में ही कितना हिडन खजाना था। अब उस लाइन को दोबारा एक बार पढ़िए तो आपको समझ आएगा कि सीधे सीधे तो आंसर भी नहीं बुक से आया, लेकिन कंक्लूसिव है। सीधे नहीं लिखी स्टेटमेंट, लेकिन कंक्लूसिव है। क्या लिखा है कि इन जनरल द इफेक्ट ऑफ द लैटिट्यूड ऑन द टेम्परेचर इज वेल प्रोनाउंस्ड ऑन द मैप as the isotherms are generally parallel to the latitude. The deviation from this general trend is more pronounced in January than in July, especially in the northern hemisphere. In the northern hemisphere, the land surface area is much larger than in the southern hemisphere. Hence, the effect of land mass and the ocean current are well pronounced there. Okay, that is the concept. I hope ये इतना clear हुआ। तो NCERTs कैसे पढ़ी जाए? 6th क्लास हो, 7th हो, 8th हो, 9th हो, तुमको क्या लेना यार, वो क्लास कोई भी हो सकती। उसका क्वेश्चन है, अपनी रेंज दिखाओ, अपनी एक्सपर्टीज़ बताओ। वो कंक्लूसिव किताबें हैं, उनकी डेप्थ में जाना होता है, लेक्चरों को डिटेल में सुनो। तो लेकिन वो बनाई 6th 7th 8th 9th के बच्चों के लिए गई हैं, तो उनमें जो स्टोरीज दी गई हैं, अपने आंसर में वही स्टोरीज रिपीट करने लग जाते हो। ये कितना गलत है। अगर उसमें ये पूछा गया है कि गाँव में रूरल एडमिनिस्ट्रेशन का चैप्टर है 6th क्लास का, कि कोई औरत है आदिवासी, वो चुप क्यों खड़ी थी जबकि वो अधिकारी से बात करना चाहती थी, क्योंकि बगल में गाँव का जमींदार खड़ा था। स्टोरी में यही लिख दिया, शी वाज साइलेंट बिकॉज जमींदार खड़ा था और वह देख रहा था। अरे आंसर में ये लिखो कि रूरल सोसाइटी में इनइक्वालिटी बेस्ड रिलेशनशिप्स हैं, ज़मींदार रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, और ऐसे में वो बतौर आदिवासी समाज की महिला कमज़ोर हो चुकी है आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक रूप में। ऐसे में अगर वो किसी तरह से अधिकारी के सामने में कुछ कहती है उस जमींदार के खिलाफ, तो आने वाले समय में उसकी हो सकता है रोजी रोटी भी छिन जाए, हो सकता है समाज से उसको बहिष्कृत किया जाए, हो सकता है वो इनइक्वालिटी और ज़्यादा उसके ऊपर मीट आउट की जाए। बशर्ते कंक्लूजन निकलें के, अंडरस्टैंडिंग लिखने के, स्टोरी रट के स्टोरी आंसर में लिखने लग जाते हैं। भाई जो क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है, क्वेश्चन का जो स्टोरियाँ पढ़ के, चैप्टर पढ़ के जो आपको समझ में आया है मीनिंग कि क्वेश्चन कंटेंट कहना क्या चाहता था, हमें ले जाना कहाँ चाहता था, आप आंसर में वो लिखिए। हाँ, जो डेटा दिया है, जो फैक्ट दिए हैं, जो नेम दिए हैं, जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, उन्हें एज इट इज़ समझिए और उन्हें आंसर में एज इट इज़ लिखिए, है ना। अगर वो अब ये कह रहे हैं कि जोमोरिन ने रिसीव किया है वास्को डी गामा को, तो वो मत लिखिए कि सर ने कहा था ये कहानी, ये तो कहानी नुमा आदमी है जोमोरिन, तो मैं लिखूंगा खोमोरिन। खोमोरिन मत लिखिए, वो जोमोरिन ही है, वो वास्को डी गामा ही है, उसको कोई मतलब कुछ और मत बनाना ट्रांस्को डी गामा। फैक्ट, नेम, स्थान, कॉन्सेप्ट, फिनोमेना, तो बुक का काम है सिखाना, वो लिखो। लेकिन वो सिखाने के लिए जो वो स्टोरियाँ गढ़ रहे हैं एज इट इज़ ही वही लिख रहे हैं आंसर में। भाई वो बताना क्या चाहती हैं तुमको वो समझो ना। तो बुक है बिल्कुल निचुड़ा हुआ माल, एक्सपर्ट्स ने बनाई, कंक्लूसिव। कंक्लूजन समझ आएगी जब अगर हमने डीपली कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किए हैं। उसके लिए आपकी क्लासेस रोज लगाते ही हम आपको पढ़ाने के लिए बैठे ही हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर डीपली बॉडी में हो, क्वेश्चन के सोर्सेस कैसे ढूंढ लिए जा सकते हैं, कैसे ढूंढे हमने फटाफट, कैसे हमने मैप डाउनलोड किया आपको बताए, और कैसे हमने वही पैराग्राफ की 3 लाइनों में ही आंसर दिखा दिया, लेकिन दिखाने से पहले समझाया, अदरवाइज नहीं दिखना था। आपको कॉन्सेप्ट बताया सारा। इतना दिमाग के बैक ऑफ द माइंड लेके बैठे हैं, फिर यूपीएससी क्वेश्चन आप कर लेंगे एग्जाम में। तो इसलिए मैं हर बार समझाता हूं कि मेंस की प्रिपरेशन इज मस्ट बिफोर अटेम्प्टिंग द प्रीलिम्स। क्यों? इतना आता है, 200-400 वर्ड लिखने आते हैं इस बात पे, तब जाकर के ये 2 स्टेटमेंटों वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ। तो कई बार कहते नहीं सर प्रीलिम्स की तैयारी, प्रीलिम करना है। प्रीलिम में क्या करना है ये नहीं पता चल रहा आजकल। तो प्रीलिम करना, हाँ टाइम हो गया, ओके। प्रीलिम मैंने क्या, प्रीलिम जब पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली मेंस के अकॉर्डिंग तैयार होते हैं, तो प्रीलिम्स पे अगर 200-300 वर्ड लॉजिकली लिखने आते हैं किसी टॉपिक पे, तो ही प्रीलिम्स का एमसीक्यू भी सॉल्व हो पाता है, वरना नहीं हो पाता है। ये आपको इस क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चन एक हमने सॉल्व किया काफ़ी सारी बातें बताने समझाने के लिए। एंड नेवर डाउट द आंसर की ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी इज ऑलवेज
राइट बहुत मेहनत से काम करते हैं वो, ऐसे नहीं है, उन्हें अपने आप को लेके कोई भ्रम नहीं है, बाकी जिसको हो वो होता रहे। ओके, थैंक यू सो मच, एंजॉय।